नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के, तो अगर आप उन टॉपिक को नहीं देखे हैं या फिर आपने अगर मिस कर दिया है तो उन्हें आप ज़रूर एक बार देख लें। जो प्रीवियस की वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसमें मिल जाएंगी, तो आप चैनल पर जाइए और देख लीजिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अशोक सिंह इकोनॉमिक्स, तो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आपको अच्छे ढंग से इसको समझना भी चाहिए। तो चीज़ें चलिए हम शुरू करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब तक आपने देखा था कि जब कभी भी किसी वस्तु की प्राइस कम होती है, किसी वस्तु की प्राइस जैसे ही कम होती है तो हम उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जैसे प्राइस में बढ़त होती है हम उसके डिमांड को कम कर देते हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारी सारी वीडियोस अब तक अच्छे से देखी होगी तो आपको पूरा पता हो गया होगा कि एक लाभ डिमांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस में कमी होती है तो हम उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। सपोज दैट आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने डेली यूज की कोई भी सामान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दूध ले रहे हैं, दूध की प्राइस कम हो जाएगी, दूध की मात्रा को बढ़ा देंगे क्योंकि दूध का मल्टीपल यूज आप कर सकते हैं। अब जब दूध की मात्रा को आपने बढ़ा दिया तो ये तो पता है कि आपने मात्रा बढ़ा दिया, लेकिन मात्रा को आपने कितना बढ़ाया ये नहीं पता है। तो जो मात्रा को आपने कितने परसेंट बढ़ाया है ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि हमने कितने परसेंट मात्रा को बढ़ाया है या फिर हमने कितने परसेंट मात्रा को कम किया है। यहां पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स, यानी प्राइस के कम या ज्यादा होने पर कितना परसेंट हम डिमांड बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। इसके फिर अपान रहेगा परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि कितना प्राइस में चेंज हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, चूंकि ये नेगेटिव रिलेशन होता है इसलिए हम माइनस पहले लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपान चेंज इन प्राइस, ठीक है, इनटू यहां प्राइस रहेगा और यहां क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। जो नेगेटिव का साइन होता है वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका रिलेशन यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। कैसे होता है आप देख रहे हैं, प्राइस कम हो रही है तो ये बढ़ रहा है, तो उल्टा रिलेशन है इसलिए यहां नेगेटिव लगाते हैं। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और इसका कैसे अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, वो देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको अलग अलग इलास्टिसिटी दिखाई दे रही है। तो जब भी ऐसा कोई फिगर होगा तो इसके मिड में जो इलास्टिसिटी होती है वो प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। इसके जैसे आप ऊपर जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी बढ़ती जाती है, और जैसे आप नीचे जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी घटती जाती है। कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहां सबसे ऊपर आ जाएंगे तो यहां प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो यहां पर अनंत है। अगर आप 1 के नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, और यहां पर तो बिल्कुल 0 ही है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होता है। लेकिन अगर यही फिगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इस टाइप का हो, तो यहां सारे के सारे पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो सेम रहेगी। प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर इसके सारे पॉइंट पे सेम रहेगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, इसको भी कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है,
पर मैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब यहां मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपको इस पे कैलकुलेट करना है, तो ई चूंकि यहां पे अगर आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जो ई है बिल्कुल जीरो है, और अपर सेगमेंट यानी ए से लेके ई तक होगा, ए से लेके ई तक होगा, तो ई तो यहां पे जीरो ही है, ई जीरो है, और ये पूरा का पूरा ए अपान ई है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, अगर ये जीरो है और ये तो बहुत बड़ा भाग है, तो अगर ऊपर जीरो है और नीचे कोई नंबर है तो वो जीरो ही आता है। जब डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है, इसलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी जीरो आ गई। इसके आगे यहां पे हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर डी पर। पॉइंट नंबर डी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लोअर सेगमेंट यानी डी से ई लेंगे, तो डी और ई इसका लोअर सेगमेंट हो गया, और फिर अपर सेगमेंट ए से लेके डी तक लेंगे, ए से लेके डी तक लेंगे। अब आप ये बताओ, जो डी और ई है अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा है, और जो नीचे वाला एडी है ए से डी तक ये बहुत बड़ा है। तो आप ये बताओ, ऊपर मान लीजिए 2 है और नीचे मान लीजिए 5 है, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 0.4 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो 0.4 है, 0.4 है वो होता है लेस देन 1, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। इस पॉइंट पे आएंगे तो आप देखेंगे सी और ई और ए और सी दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां पर 1 होता है। अब ऐसे ही आप अगर पॉइंट नंबर बी पर निकालेंगे तो देखेंगे बी और ई यहां तक काफी एरिया हो रहा है, बी और ई तक काफी एरिया हो रहा है, और ए से बी तक थोड़ा सा एरिया है। तो जब भी ऊपर बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे एक से ज्यादा ही आपकी वैल्यू आएगी। सपोज कर लीजिए कि बी और ई का मान 4 है और इसका मान 1 है, तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 बड़ा होगा 1 से, इसलिए यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से ज्यादा होती है। और यहाँ पर इनफाइनाइट इसलिए होती है क्योंकि पूरा ए से ई तक आपको लेना है, और यहाँ ए पे तो बिल्कुल जीरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोअर सेगमेंट आपका हो गया ए से लेके ई तक, और अपर सेगमेंट ए हो गया, तो ए और यहाँ जीरो। तो जीरो से जब भी किसी में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आती है, इसलिए ए पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसका हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, और इसका यूज इतना ज्यादा है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर है या कोई सेलर है, वो अपने प्राइस को किस मात्रा में रखेगा वो डिसाइड करता है प्राइस इलास्टिसिटी के माध्यम से, इलास्टिसिटी के माध्यम से ही डिसाइड करता है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो उसे कितनी प्राइस रखनी है, इलास्टिसिटी कम है किसी वस्तु की तो उसको कितनी प्राइस रखनी है जिससे उसको फायदा हो, वो सारी चीजें इसी के माध्यम से उसको पता चलती हैं। तो हमारे डेली लाइफ में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी की हमने बात करी है, इसमें और भी इलास्टिसिटी आती है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके इनकम में चेंज हो रहा है तो उससे आपके डिमांड में कैसा चेंज हो रहा है। मान लीजिए अभी आपकी इनकम 100 रुपए है, आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, आपकी इनकम 200 रुपए हो गई, तो हो सकता है आप आलू बढ़ा लेंगे। तो किस मात्रा में आपकी इनकम इंक्रीज होने से आपने डिमांड बढ़ाई है आलू की, वो बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक आता है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर किसी एक वस्तु की प्राइस में कमी आ गई है या उसकी प्राइस बढ़ गई है
तो किसी दूसरे वस्तु पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए इस पे हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। और हमने एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास किया है, तो एनसीईआरटी में इतना कुछ दिया है जिसके बारे में आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।